इस सब के पीछे नैब की बदनीयती है, हुकूमत की बदनीयती है, वो आज अवाम के सामने आई है। 50 जिलों के अंदर किसान बेचारा तबाह हो गया है। टिड्डी दल ने फसलों की फसलें उजाड़ दी हैं, लेकिन उनके लिए सबसे बड़ा पाकिस्तान का मसला है शहबाज शरीफ को अंदर करो। यहाँ शहबाज शरीफ समेत अपोजिशन के और घटिया तरीन सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। जब भी इनके केसेस की वो तारीख करीब आती है, ये जो है तो इस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू कर देते हैं, बिकॉज इनका मकसद ये है कि ये जो कोरोना के पीछे भी ये छुपते हैं, वो यही इनका मकसद ये है कि इकोनॉमी कोलैप्स कर जाए, खुदा न खास्ता। ये तो इसी उम्मीद में रहते हैं, ये इस मुल्क के खैर ख्वाह हैं ही नहीं। अगर ये खैर ख्वाह होते तो इनकी जायदादें इस मुल्क के अलावा अब दूसरे मुल्कों में ना होती, इनके जो बच्चे हैं वो दूसरे मुल्कों में ना होते। इनका इधर इस कुछ स्टेक ही नहीं है इनका। यहाँ पे आते हैं माल बनाने के लिए जब इक़्तिदार होता है, जब इक़्तिदार नहीं होता तो ये चले जाते हैं। आपने बहुत कर लिया, आपने बहुत इस मुल्क को नुकसान पहुंचा दिया, कौम आपको जान चुकी है, अब यहाँ पे आपका कोई फ्यूचर नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आयशा एहतशाम। नैब ने कल भरपूर कोशिश की मियां शहबाज शरीफ साहब को गिरफ्तार करने की, लेकिन नाकामी के बाद वापस जाना पड़ा। तो आज अदालत आलिया में शहबाज शरीफ नैब की गिरफ्तारी के खिलाफ पेश हुए और अदालत ने एक बार फिर से शरीफ फैमिली को रिलीफ दे दिया है। और अरबों रुपए की करप्शन के केस में मुस्लिम लीग नून के सदर और ऑपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ को जमानत मिल चुकी है, जिसके बाद मुल्क की सियासत का माहौल एक बार फिर से जो है उसमें गर्मा गर्मी देखी गई है। आज वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने शहबाज शरीफ पर की खूब तनकीद। कई हिस्सों बखरों में तकसीम हो चुकी है। ये जो पैगाम था तस्वीर का, ये इसलिए था कि नहीं जी अभी तो आली पनाह अभी बिल्कुल एक्टिव है और वो किसी भी वक्त आ सकते हैं, तो ये उनको डराने का था। जबकि उनके जो भाई हैं वो तो यहाँ पे अपने आप को एक किस्म का अनडिक्लेयर्ड प्राइम मिनिस्टर अनाउंस कर चुके हैं। जब उनके पास नैब का जब वारंट जाए तो वो भाग जाते हैं और वो नमूदार होते हैं अदालत में और उनको स्टे ऑर्डर मिल जाता है। और जब से ये हुकूमत आई है एहतसाब की बात सिर्फ हो ही रही है। खान साहब ये कहते हैं कि मैं खड़ा एहतसाब करूंगा, यही नहीं उन्होंने कहा कि वो एहतसाब करेंगे, पैसे भी निकलवाएंगे और बहुत सारी बातें जो हैं वो करते रहे हैं और यही उनका जो है वो मंशूर भी रहा है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आखिर अब तक जो पैसे हैं वो निकलवाए क्यों नहीं गए? एहतसाब जो असल एहतसाब है वो होता हुआ क्यों नहीं दिखाई दे रहा? सिर्फ हलचल क्यों दिखाई दे रही है? अब तक क्यों किसी बड़े चोर से हुकूमत कुछ निकलवाने में नाकाम रही है? अगरचे तहकीकात तो बहुत सारी की गई हैं, लेकिन अदालत से इन मुल्जिमान को रिलीफ मिल जाता है। नैब क्यों अब तक रेफरेंसेस नहीं बना पाई? आज शाहिद खाकान अब्बासी साहब की जानिब से एक बार फिर से नैब के किरदार पर सवालात उठाए गए। हुकूमत पर इल्जाम लगाया कि वो नैब के चेयरमैन को ब्लैकमेल कर रही है। नैब हुकूमत से इंस्ट्रक्शन ले रहा है, इमरान खान से इंस्ट्रक्शन ले रहा है, जो मैं कहता हूँ कि ले रहा है कि नैब का चेयरमैन ब्लैकमेल हो रहा है हुकूमत के हाथ में। अब हुकूमत को कौन हुक्म दे रहा है ये हुकूमत ही बताएगी। जिस शख्स की वीडियो मौजूद हो वो कभी इंडिपेंडेंट नहीं रहता, उसको हर आदमी ब्लैकमेल कर सकता है। आप भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ। आपके सामने जज का केस है, नैब के जज का, उसके क्या हालात थे, वो खुद कहता है मैं ब्लैकमेल हुआ हूँ। यही हालत चेयरमैन साहब की भी हो सकती है। अब नैब की कमजोरियों से आखिर फायदा कौन उठा रहा है? हुकूमत उठा रही है या फिर इन कमजोरियों का फायदा जो है वो अपोजिशन को पहुंच रहा है? और आगे चलकर एहतसाब हकीकी तौर पर होगा या नहीं, या सिर्फ कार्रवाइयां ही इस तरह की होती रहेंगी जिनका एक शोर और वावेला हम मीडिया पर भी देखेंगे और सियासतदानों के बीच में जो गर्मा गर्मी है उसका भी वो बाइस बनेगा? हमारे साथ इस वक्त सीनियर तज्ज़ेकार और सीनियर सहाफ़ी मज़हर अब्बास साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मज़हर अब्बास साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। मज़हर साहब, आपको कुछ समझ में आ रहा है कि ये हो क्या रहा है? हुकूमत का जो एहतसाब का बयानिया है नैब के हाथों इस वक्त मजाक बन के रह चुका है। मुझे ये बताइएगा कि आखिर क्या लगता है आपको, ये जो कमजोरी है नैब की उसका फायदा पहुंच किसको रहा है? हुकूमत को पहुंच रहा है या फिर ऑपोजिशन को पहुंच रहा है? जी बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए दो चीज़ें हैं इसमें। एक तो जो शहबाज शरीफ साहब कल उन्हें गिरफ्तारी देनी चाहिए थी, नहीं देनी चाहिए थी, और एक ओवरऑल नैब का कंडक्ट है। देखिए सियासी लोग जो है वो गिरफ्तारियों से भागते नहीं हैं, सियासी लोग गिरफ्तारियां देते हैं। आप सवालात के जवाब देते हैं। अगर आप ने कुछ नहीं किया तो आपको फिर घबराना नहीं चाहिए।
अल्टीमेटली आप देख लें, आप ख्वाजा साद रफीक का देख लें, आप राना सनाउल्लाह का देख लें, आप हनीफ अब्बासी का देख लें, आप बेशुमार जो मुस्लिम लीग नून के लोग जो 1-1.5 साल में गिरफ्तार हुए हैं, उनके हवाले से नैब को अब तक जो है वो मज़ाहमत एक तरीके से हजीमत का सामना करना पड़ा है। और उनको अदालतों ने भी जो है उनको इस तरह के रिमार्क्स अदालतों के हमारे सामने आए हैं जो नैब के लिए एक एम्बेरसमेंट है। लेकिन ओवरऑल जो नैब के चेयरमैन के हवाले से शाहिद खाकान अब्बासी साहब बात कह रहे हैं वो बड़ी अहम है। देखिए, नैब के चेयरमैन पे 2-3 सीरियस किस्म की एलिगेशंस लगी हैं और बड़े संगीन इल्जामात हैं। उनके अपने इंटरव्यू के हवाले से जो जावेद चौधरी साहब को दिया था उसके बाद भी, उसके बाद उन्हें खुद अपने आप को उस वक्त तक साइडलाइन करना चाहिए था जब तक वो चीज उधर से वो खुद क्लियर होके नहीं आते। देखिए, जब तक चेयरमैन नैब अपने आप को खुद क्लियर नहीं करे तो उसके ऊपर सवालात उठ जाते हैं। अब वो कोई भी उसकी वजाहत करते रहे। उन्होंने कहा जी मैंने इंटरव्यू इस तरह का नहीं दिया था, ये गलत है, आउट ऑफ कॉन्टेक्ट है। जावेद चौधरी साहब से आप बात करें, वो कहते हैं मैं अपने इंटरव्यू पे खड़ा हूँ, आज भी स्टैंड करता हूँ। वो तो या तो चेयरमैन नैब उनके खिलाफ कोई केस करते। इसी तरीके से जो भी वीडियो के हवाले से बातें आई, जो भी चीज़ें हैं, तो इल्ज़ामात हैं, ज़ाहिर इल्ज़ामात हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं, लेकिन जब तक वो अपने आप को क्लियर नहीं करेंगे तो उनकी अपनी पोजीशन एक कॉम्प्रोमाइज पोजीशन है। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ हैं, मुझे नहीं समझ में आया कि उन्होंने कल ये सारा क्यों किया। उन्होंने कहा क्यों छुपते फिरे, अगर वो छुपते फिरे हैं वो सामने नहीं आए। यानी नैब आती, अगर उन्हें गिरफ्तार करती, पॉलिटिकल वर्कर्स के सामने आप गिरफ्तार होते तो क्या होता। आपने कल जो है ये पोजीशन ली कि चूंकि बहुत से आपको शक है कि बहुत से नैब के जो अफसरान हैं वो कोरोना टेस्ट पॉजिटिव है, कोरोना वायरस में मुब्तला हैं। अगर ऐसी बात है तो आप बताएं कौन से अफसरान ऐसे हैं जो नैब के हैं। फिर आज जब जिस तरीके से आपको इतना खौफ था कोरोना का, तो आज जब आप गए हैं अदालत तो वहां तो कई 100 कारकुन थे आपके, उसके बीच में आप खड़े हुए थे। तो उसमें अगर साहब उसमें ऐसी भी कोई बात नहीं, जिस तेजी के साथ कोरोना फैल रहा है और लाहौर के हवाले से जो रिपोर्ट्स हमारे सामने, हो भी सकता है कि वो जो कह रहे हो वो ठीक बात हो। पॉइंट ये है कि अब तो नैब का जो एक किरदार था उसी को मशकूक बना के रख दिया ना। ये बहुत बड़ा एलिगेशन है ये जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने लगाया। और उन्होंने मजीद इसमें ऐड किया कि अगर जज अरशद मलिक के खिलाफ जो वीडियोज उनके खिलाफ उनको ब्लैकमेल करने के लिए इस्तेमाल हो सकती हैं, तो फिर यहाँ पर भी ये केस जो है वो हो सकता है। तो ये तो नैब का पूरा किरदार ही मशकूक हो गया ना। नहीं, देखिए दो चीजें हैं। एक तो ये कि आप पे जो इल्जामात हैं, आप पहले उन इल्जामात की वजाहत करें, उन इल्जामात की तरदीद करें, कहें ये गलत इल्जामात हैं। उन सवालात के जवाबात आप सामने लेकर आएं जो आपने नैब को जवाबात दिए हैं। सबसे पहले जब आप पे कोई इल्ज़ाम लगता है तो मैं सबसे पहले उस इल्ज़ाम की वजाहत करता हूँ, उस इल्ज़ाम की तरदीद करता हूँ, कहता हूँ गलत हैं, इस वजह से गलत हैं, ये सारी चीज़ें हैं। मैं उसके बाद मैं काउंटर अटैक करता हूँ, उसके बाद मैं कोई चीज़ करता हूँ। तो मेरा ख्याल है जहाँ मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ये बात करते हैं कि जी नैब ऐसा है, इमरान खान नैब और न्याजी गठजोड़, ये सारी बातें वो करते हैं, लेकिन उनके ऊपर जो केसेस हैं, सबसे पहले उन केसेस के हवाले से उन्हें अपना दिफा करने की ज़रूरत है। और एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल लीडर जो है या पार्टी जो है वो उसी वक्त ज़्यादा मजबूत उभर के सामने आती है जब वो अपने ऊपर लगाए हुए इल्ज़ामात से क्लियर होके आते हैं। लेकिन अगर आप नवाज शरीफ आज जो कुछ भी कहें, लेकिन नवाज शरीफ पे एक मुकदमे में कन्विक्शन हुई है और इस मुल्क की आला तरीन अदलिया ने एक यूनानिमस डिसीजन के जरिए उनको नाअहल करार दिया, उनको सजा हुई, उसके खिलाफ उनकी अपील मौजूद है अपनी जगह। तो असल चीज पॉलिटिकल लीडर्स कभी भी गिरफ्तारियों से भागते नहीं हैं, कभी गिरफ्तारियों से खौफजदा नहीं होते। जो एक्सक्यूज शहबाज शरीफ दे रहे हैं कि मैं 69 ईयर्स ओल्ड हूं, तो फिर ये कमजोरी किसकी हुई? मजहरबाज साहब रोक मियां नवाज शरीफ साहब को भी नहीं सके थे। आप जो दोनों वुज़रा आपस में लड़ते हुए दिखाई देते हैं, यास्मीन राशिद साहिबा और फवाद चौधरी साहब, उनको भी समझ नहीं आ रही हुआ क्या था। एक कहते हैं रिपोर्ट्स ठीक है, दूसरे कहते हैं रिपोर्ट्स की इंक्वायरी होनी चाहिए। और गिरफ्तार जो है वो शहबाज शरीफ साहब को भी नहीं कर सके थे, रिलीफ भी उनको मिल गया है। तो फिर कमजोरी तो फिर किसकी हुई आपके ख्याल में? देखिए, हुकूमत यानी इस केस में जो नवाज शरीफ साहब वाले केस में फवाद चौधरी बात कह रहे हैं, वो दरअसल फवाद चौधरी अपनी हुकूमत को अक्यूज कर रहे हैं।
وہ فواد چودھری جو ہے وہ عدالت پر سوالات اٹھا رہے ہیں، وہ فواد چودھری یاسمین راشد پر سوال اٹھا رہے ہیں. تو فواد چودھری صاحب نے جو سوالات اٹھائے ہیں وہ نواز شریف پہ نہیں اٹھائے ہیں. وہ کہہ ضرور رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب اس طرح چلے گئے، لیکن انہوں نے پنجاب حکومت نے سیٹسفائی ہو کے عمران خان نے اپنے انڈیپینڈنٹ ذرائع سے تصدیق کر کے یہ باتیں کی ہیں. اگر فواد چودھری صاحب تو سب سے پہلے جو جس تحقیقات کی بات کرتے ہیں، اور وہ تحقیقات اسی وجہ سے نہیں ہوں گی کیونکہ وہ تحقیقات ہوئیں، تو یا تو فواد چودھری صاحب کو جانا پڑے گا، کیونکہ یاسمین راشد بالکل کنفرم کہتی رہی ہیں کہ جی ان کی طبیعت سیریس ہے. تمام انڈیپینڈنٹ جو میڈیکل بورڈ ہے جس میں ایون شوکت خانم کے ڈاکٹرز بھی موجود تھے اور دیگر لوگ بھی موجود تھے، ان کی سیٹسفیکشن کے طور کے بعد یہ رپورٹ سبمٹ ہوئی. اب اگر اس کے بعد لندن میں جا کے شہباز میاں صاحب کی تصویریں وائرل ہوتی ہیں نہیں ہوتی ہیں، جو بھی چیزیں وہ ایک الگ کنٹروورسی ہے. لیکن یہاں کی جو بات ہے وہ یہ کہ یہاں ڈاکٹرز، ہر طرح کے ڈاکٹرز، میڈیکل بورڈ نے تسلی کر کے نواز شریف کو کلیئرنس دی ہے. یہ بات تو آن ریکارڈ ہے. اب اس کے پیچھے، اس کے اندر اگر کوئی سازش ہے، اس سازش میں عمران خان ملوث ہیں، اس سازش میں پھر یاسمین راشد ملوث ہیں، اس سازش میں پھر پنجاب حکومت کا پورا میڈیکل بورڈ. تو مزید پھر آپ نہیں سمجھتے کہ یہ جو کمزوریاں ان کے اوپر پہلے قابو پانا پڑے گا، پھر آپ احتساب کا نعرہ لگائیں گے اور پھر احتساب کا جو صحیح معنوں میں وہ جو ہے احتساب وہ ہمارے سامنے ہو کر کے آئے گا. ہمیں پہلے کمزوریوں پر قابو جو ہے وہ پانا پڑے گا. شہباز گل صاحب اور شیخ رشید صاحب کے جو سٹیٹمنٹس ہیں وہ ہمارے سامنے، وہ نیب کے وکلاء کے حوالے سے یہ سٹیٹمنٹ دیتے رہتے ہیں کہ ان بیچاروں کا کیا مقابلہ ہے جو 2-2.5 لاکھ روپے تنخواہ لیتے ہیں، اور ان وکلاء کے ساتھ جو کہ کروڑوں روپیہ تنخواہ لیتے ہیں، تو پھر یہ فیس لیتے ہیں. تو پھر یہ خود ہی بتا دیتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں اور کوئی جوڑ ہی نہیں ہے جو میاں صاحبان کے وکلاء ہیں ان کا اور نیب کے وکلاء کا. تو پھر تو یہ مذاق ہو رہا ہے عوام کے ساتھ، نکلنا کچھ بھی نہیں ہے. ان کو بھی پتا ہے، وہ روز آ کے ٹی وی پہ بتاتے ہیں یہ بات. نہیں تو آپ ان کی تنخواہیں بڑھا دیں یا پھر یہ کنسیڈ کر دیں آپ. یعنی یہ بہت ہی بھونڈا سا ایکسکیوز ہے. یہ اگر آپ کا کیس مضبوط ہے، اگر نیب کا کیس مضبوط ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ججز کمپرومائز نہیں کرتے، اور ظاہر ہے نہیں کرتے ہیں اعلیٰ عدلیہ کے لوگ، تو پھر اس میں یہ امپورٹنٹ نہیں ہوتا کہ کتنا بڑا وکیل ہے. دیکھیں میں ایز اے لے مین، ایز اے جرنلسٹ میں یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ جب ہم مقدمات لڑتے تھے، صحافیوں کے، اخباری کارکنوں کے مقدمات لڑتے ہیں، تو ہمارے وکلاء تو بعض سچویشن میں مفت جا کے کھڑے ہوتے ہیں. اب یا ہم ٹوکن ان کو منی پیسے دے دیتے ہیں ٹوکن، اس کے مقابلے میں جو مالکان کے وکلاء ہیں ان کو لاکھوں کروڑوں جو ہے وہ فیس ہوتی ہے. لیکن ہم نے سارے مقدمات جیتے. تو اگر آپ کا کیس مضبوط ہے تو دوسری طرف وکیل یہ تو کر سکتا ہے کہ کیسز میں تاخیر کروا دے، وہ ڈیلیئنگ ٹیکٹس یوز کر لے. لیکن اگر آپ کے گراؤنڈ مضبوط ہے، اگر آپ کا کیس مضبوط ہے، تو آپ کے وکیل 2.5 لاکھ کے ہوں یا 1 لاکھ کے ہوں، آپ مقدمہ ہار نہیں سکتے. کیونکہ اگر آپ لا پوائنٹس میں بات کرتے ہیں تو آپ مقدمہ نہیں ہار سکتے. تو یہ بحث ایک بالکل ان کی غلط ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو الزامات لگے ہیں، جو مقدمات ہیں، جو انکوائریز ہیں، جو کیسز ہیں، چاہے وہ بے نامی اکاؤنٹس کے کیسز ہوں، چاہے وہ منی لانڈرنگ کے ہوں، چاہے وہ کرپشن کے کیسز ہوں، پولیٹیکل لیڈرز کو سب سے پہلے اپنے آپ کو ان سے کلیئر کروانا ہے، بجائے اس کے کہ آپ یہ افسوس کریں کہ جی نیب ختم کر دو، نیب توڑ دو، یہ مقدمات بس ہیں. آپ عدالتوں سے کلیئرنس لے کے آئیں، آپ عدالتوں سے کلین چٹ لے کر آئیں، تو آپ اسٹرانگ ہوں گے. ورنہ آپ دیکھ لیں کہ پاکستان کی پولیٹکس پچھلے 2-2.5 سال کی پولیٹکس لے لیں. اور بالکل مزید صاحب، یہ فارمولا جو ہے وہ حکومت سے جڑے وہ جو سیاستدان ہیں جن کے اوپر الیگیشنز ہیں ان کے اوپر بھی یقیناً لگتا ہوگا. مجھے بتائے گا کہ ایک بار پھر سے شیخ رشید صاحب کی پیش گوئی درست ثابت ہوئی ہے. عید کے بعد انہوں نے کہا تھا نیب ٹارزن بن جائے گی. کل اس ٹارزن کا ہم نے ایک روپ دیکھا. تو یہ ٹارزن اپنے کچھ کرتب جو ہے وہ پی ٹی آئی کے لوگوں پہ یا ان سے جڑے لوگ جن کے اوپر الیگیشنز ہیں وہاں پر بھی آپ کو دکھاتا ہوا نظر آئے گا آنے والے دنوں میں، یا وہاں پر نہیں آپ کو اس طرح کی کچھ چیزیں ہوتی ہوئی نظر آئیں گی؟ دیکھیے حکومت جب یہ شیخ رشید ہو جائیں یا دوسرے وزراء ہو جائیں، جب اس طرح کی پریڈکشن کرتے ہیں تو یہ دراصل نیب کو کنٹروورشل بناتے ہیں. شہزاد اکبر صاحب جب بیٹھ کے پریس کانفرنس کرتے ہیں وہ نیب کے مقدمات کو متنازع بناتے ہیں.
وہ جب اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ جی یہ فلاں لوگ پکڑے گئے، فلاں لوگ پکڑے گئے، یا جو ہے عید کے بعد یہ ہونے والا ہے، شہباز شریف جیل جانے والے ہیں، تو دراصل وہ نیب کے مقدمات کو جو ہے وہ متنازع بناتے ہیں۔ پھر دوسری طرف اپوزیشن یہ کہنے پہ پھر حق بجانب ہوتی ہے کہ یہ نیب نیازی گٹھ جوڑ ہے۔ پھر وہ یہ کہنے میں حق بجانب ہوں گے جب حکومت خود یہ کہے گی، حکومت کے وزراء یہ بیٹھ کے کہیں گے کہ جی ایک ہفتے بعد ان کی گرفتاری ہونے والی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کو کچھ چیزیں انٹیمیٹ کی جاتی ہیں کہ آپ کی کوئی یہ نہیں ہے کہ کوئی یہ راکٹ سائنس نہیں ہے سمجھنا کہ آپ کو کوئی فیڈ کرتا ہے، پھر اس کا مطلب ہے۔ تو جب آپ اس طرح کی باتیں ہوں گی تو میں یہ کیسے مانوں گا کہ نیب ایک غیر جانبدار ادارہ ہے؟ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ۔ مظہر عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ شبلی فراز صاحب نے بھی آج اس طرح کے کہا کہ ہماری نیب پر کوئی اجارہ داری نہیں ہے، لیکن پھر جب اس طرح کی کوئی گرفتاری ہوتی ہے تو پھر کریڈٹ بھی جو ہے وہ حکومت کی طرف سے لیا جاتا ہے، حکومت کے جو وزراء ہیں وہ آ کر کریڈٹ لیتے ہیں، تو پھر کریڈٹ جو ہے وہ کس چکر میں لیتے ہیں، اور پھر پیش گوئیاں آن دا ٹاپ جو اس کے اوپر کی جاتی ہیں کہ ہونے سے پہلے ہی جو پیش گوئیاں کی جاتی ہیں اور حکومت سے جڑے ہوئے لوگ ہی وہ پیش گوئیاں کرتے ہیں، تو پھر اس کا کیا جواز جو ہے وہ حکومت دے سکتی ہے؟ بہرحال یہ تمام جو قصہ ہوتا رہا پورا دن ہم نے دیکھا، میڈیا کا بھی obviously ایک ایئر ٹائم تھا، وہ تمام لگا، اور اس سے اگلے دن ہم نے دیکھا کہ ریلیف بھی جو ہے وہ مل جاتا ہے۔ اس پوری ایکسرسائز کا کیا مطلب تھا، کیا مطلب نہیں تھا، یہ تو میرے خیال میں آنے والا وقت ہی بتائے گا، لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ مطلب ہو، جتنا مجھے سمجھ میں آیا وہ یہ کہ شاید آپ کا احتساب کا بیانیہ جو ہے آپ اس کو زندہ رکھنے کے لیے، قائم رکھنے کے لیے اس طرح کی ایکٹیویٹی آپ رکھتے ہیں کہ لوگوں کو ذرا نظر آئے کہ احتساب ہو رہا ہے، لیکن احتساب صحیح معنوں میں تب تک نہیں ہو سکتا جب تک آپ جن کو چور ڈاکو کہتے رہے ہیں اور اسی بیانیے کے اوپر آپ حکومت میں آئے ہیں، جب تک آپ ان سے کچھ نکلوا نہیں لیتے، جب تک عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، جب تک وہ عوام کا پیسہ جو آپ نے کہا کہ وہ چوری کر کر لے گئے تھے وہ عوام تک واپس نہیں آتا۔ ایک چھوٹا سا بریک کے بعد واپس آتے ہیں، ساتھ رہیے۔ لقمہ لیتے ہی ایک ایسی کھٹاس محسوس مجھے ہوئی جس کی وجہ سے مجھے فوراً الٹی آ گئی۔ ان کے جب میں نے انگریڈینٹس لیبل پڑھا تو اس میں پورک یعنی خنزیر کے گوشت بھی شامل تھا۔ امریکہ میں 14 سال گزارنے کے باوجود میں نے زندگی میں پہلی دفعہ پاکستان میں جدھر خنزیر کا گوشت حرام ہے ہمارے دین کے مطابق، میں نے خنزیر کا گوشت کھایا۔ یہ ساس کی بوتل ہے رگو میٹ کریشنز سویٹ اٹالین ساسیج اینڈ چیز۔ اس کے اگر آپ لیبل کو، انگریڈینٹ لیبل کو دیکھیں تو یہاں کلیئرلی لکھا ہوا ہے پورک یعنی خنزیر، سور، حرام گوشت۔ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے جہاں مسلمان آباد ہیں جو حلال اور حرام خوراک کا خاص طور پر خیال رکھتے ہیں، لیکن ہمارے بازاروں میں فروخت ہونے والی اشیاء میں جہاں ملاوٹ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، وہیں ہمارے ہاں درآمد شدہ اشیاء میں حرام اجزاء کی جو موجودگی کا ہونا ہے ایک بہت بڑی حقیقت ہے اور ایک بہت خوفناک حقیقت ہے، جس سے نہ تو خریدنے والے کو آگاہ کیا جاتا ہے اور نہ ہی فروخت کرنے والا اس کی علیحدہ سے شیلف بناتا ہے۔ پاکستان میں اگر کنزیومر رائٹس کی بات کریں تو اس کا بھی وہی حال ہے جو انسانی حقوق کا ہے، یعنی کنزیومر کو کس طرح سے لوٹا جاتا ہے، کس طرح اسے حرام اشیاء کھلائی جاتی ہیں، اس کا بیچارے کنزیومر کو ادراک ہی نہیں ہوتا ہے۔ آج ہم مارکیٹ میں موجود ایسی پروڈکٹس جو آپ کو بڑے نامور سٹورز اور مارکیٹس میں ملتی ہیں، لیکن آپ ان کے بارے میں نہ تو جانتے ہیں کہ اس میں حرام اجزاء شامل ہیں، تو پھر آخر کیسے پہچانا جا سکتا ہے؟ اور اگر وہ اشیاء آپ دیکھ لیں تو فروخت کرنے والے سے آپ نے نمٹنا کیسے ہے؟ قانون اس حوالے سے ہماری رہنمائی جو ہے وہ کس طریقے سے کرتا ہے، اور ہمارے ہاں حلال فوڈ اتھارٹی جو ہے وہ کس حد تک اس حوالے سے کام کرتی ہے؟ دو تین چیزیں میں اس حوالے سے آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی کہ جو گائیڈ لائنس ہیں آن کنزیومر پروٹیکشن 1985 یونائٹڈ نیشنز کا اگر ہم دیکھیں تو اس میں رائٹ ٹو بی انفارمڈ جو ہے وہ ان 8 رائٹس میں سے ایک ہے جو کہ کنزیومر کو ملنے چاہیے۔ کنزیومر رائٹس کو یقینی بنانے میں جو ہے وہ یہ ضروری نہیں ہے کہ قانون موجود ہو، حکومت اس کے اوپر عمل درآمد کرائے۔ ایک بہت اہم فیکٹر اس میں یہ بھی ہے کہ جو کنزیومر ہے یا پھر جو کلائنٹ ہے وہ کتنا اویئر ہے، اس کا کیا رویہ ہے۔ اگر تو کنزیومر یا کلائنٹ کوئی آئیڈیا ہی نہیں ہے اس کو اپنے رائٹس کے حوالے سے، تو پھر تو بات ہی وہاں پر ختم ہو جاتی ہے۔ کیا آپ بات کریں گے اور کس حوالے سے جو ہے وہ آپ بات کریں گے؟ پاکستان میں جو کنزیومر پروٹیکشن لاز ہیں وہ اتنے پرانے نہیں ہیں۔ اسلام آباد کنزیومر پروٹیکشن ایکٹ جو ہے وہ پاس ہوا 1995 میں، اور اس کے بعد پھر KPK، پھر بلوچستان اور پنجاب اور سندھ میں یہ لیٹسٹ فنومینا ہے جہاں پر 2015 میں یہ پاس ہوا ہے۔
हमारे साथ इस वक्त इसी अहम मौजू के ऊपर बात करने के लिए मेहमान मौजूद हैं जिनकी वीडियो कुछ अर्सा पहले सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी। अभी हमने आपको उनकी वीडियो का एक चंक जो है वो हमने दिखाया भी है और इसमें उन्होंने एक बड़े स्टोर्स में बिकने वाली जो हराम अशिया हैं उनकी निशानदेही की थी। इस वीडियो को बनाने वाले हैं जी उस्मान जुल्फकार, जिनको अब से कुछ देर पहले आपने टेलीविजन स्क्रीन पर अपने साथ देखा भी और वो हमारे साथ आज भी मौजूद हैं और वो अपने एक्सपीरियंस के हवाले से हमारा शेयर करेंगे। ऑब्वियसली वो बता तो चुके हैं कि क्या हुआ, लेकिन मैं जानना ही चाहूंगी कि अगर ये चीज हो गई तो उसके ऊपर फिर जो है वो रिएक्शन क्या था। बहुत शुक्रिया उस्मान जुल्फकार साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। उस्मान, मुझे बताएगा कि ये तमाम वाकया आपके साथ हो गया, हमने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाया भी, लोगों को आइडिया भी हो गया होगा कि हुआ क्या है। मुझे बताएगा एक चीज हो गई, अब जब आपने ये पॉइंट आउट की तो फिर उसके बाद रिएक्शन क्या था? एक्शन बिल्कुल जी रिस्पॉन्सिबल था फ्रॉम द पॉइंट जहाँ मैंने पॉइंट आउट किया स्टोर में, वहां तो बिल्कुल ही डिसमिसिव सा उनका एटीट्यूड था कि सिर्फ आपको गलत फहमी लगती है। मैं दिखा रहा था उनके क्लाइंट, उनके क्या कहते हैं जो क्लर्क्स होते हैं। फिर उस पर मुझे हुआ कि एक ब्रांच में, क्योंकि नॉर्मली एक चेन स्टोर होता है उसमें नॉर्मली प्रोडक्ट्स वही बेच रहे होते हैं, तो मैंने अपनी उस स्टोर पर रिसर्च की। मैंने 2-3 ब्रांचेस पे जाके देखा, इनकी लोकल ब्रांचेस पे, मेन ब्रांचेस पे, तो उस पे हर जगह वही रैक्स लगे हुए, वही सॉस पड़ी हुई। तो इनको भी मैंने जब लीगल नोटिस भेजा तो इनिशियली तो इनके हेडक्वार्टर से जो इनके हेड ऑफ ऑपरेशंस है वो आए क्या कहते हैं विजिट करने के लिए। बड़े तो हमल से पहले बात हुई, बेसिकली रिक्वेस्ट कह रही थी कि जी जो लीगल नोटिस है वो वापस ले लें। उस पे जब मैंने एडमेंटली रिफ्यूज किया, मैंने कहा आप एक पब्लिक नोटिस निकालें जिसमें आप ये नोटिफाई करें कि कितने प्रोडक्ट्स आपके बिके हैं, कितने लोग एग्रीव हुए हैं, ताकि एक अवेयरनेस उनके पॉइंट पे आपको अपनी गलती तस्लीम करनी चाहिए। तो उस पॉइंट पे उन्होंने कम्प्लीटली क्या कहते हैं जो है एक डिफरेंट अप्रोच ली और इस पे मुझे बल्कि थ्रेटन किया गया कि जी मेरे पे डेफेमेशन की प्रोसीडिंग्स होगी। डेफेमेशन उस बंदे पे होती है जो फैक्चुअली कुछ ना प्रूव कर रहा हो, स्लैंडर कर रहा हो। स्लैंडर तो मैंने किया नहीं है, मैंने जो भी बात की है सारे कायदे कानून के मुताबिक एविडेंस आपका मौजूद है, वीडियो आपकी मौजूद है, प्रोडक्ट की मैंने क्या कहते हैं सैंपल लिया हुआ है, रिसीट्स मेरे पास मौजूद है, जिसपे जो इन्वेस्टिगेटिव अथॉरिटी है जो साइबर क्राइम की करती है, उन्होंने फिर आके अपनी ऑब्वियसली इन्होंने अपना इन्फ्लुएंस यूज किया। उस पे एक किस्म का मुझे हरास किया जा रहा है। मुझे परसों की मुझे नोटिफिकेशन आई है कि मुझे बताएगा कि कोई पॉइंट ऐसा भी आया था जिसमें उन्होंने ठीक है कन्फेस कर लिया, लेकिन उसके बाद आपके साथ कुछ सेटलमेंट करने की कोशिश की गई होगी, ठीक है जी इस इशू को यहीं पर दबा दें, आप हमारे साथ जो है वो चीजें सेटल कर लें। इनिशियली सिर्फ जब इनके वो हेड ऑफ ऑपरेशंस आए थे उन्होंने सिर्फ मुझे कहा कि जी ऑब्वियसली इट्स अ फॉल्ट, तो ये करेक्ट हो जाएगी। लेकिन ये एक दफा की गलती भी नहीं है ना, दैट्स द थिंग। क्योंकि मैं जो as I've gotten into this case, मुझे 2012 से लेके आज तक की रिपोर्ट्स हैं, उसमें एक खातून ने इन पे लिटिगेशन की थी, वो सोशल मीडिया को नहीं पता लगा, वो स्ट्राइक डाउन हो गई। बीच में एक मेरे जाने वाले स्वीट टूथ जो फूड चेन है, रेस्टोरेंट चेन है, उमर हुसैन, उन्होंने इन पे जेलेटिन की लड़ाई की थी। वो यही करते हैं कि रैक से अपने रिमूव कर देंगे कस्टमर को अपीज करने के लिए और फिर प्रैक्टिस एज यूजुअल चलती रहेगी। तो मेरे जो लिटिगेशन के भी जो इन्होंने मैंने जब इनको लीगल नोटिस भी जो भेजा उस पे भी इनका रिस्पॉन्स कन्फेशन का तो कहीं से नहीं था। वो बेसिकली उन्होंने कहा जी दिस इज विद नलिफाइड इंटेंट एंड आप बेसिकली झूठ बोल रहे हैं कि वी नेवर सोल्ड। आपको ही कह दिया कि आप झूठ बोल रहे हैं, तो आपने उनकी इतनी बड़ी गलती जो है इसको पॉइंट आउट किया। ठीक है, मैं वापस आती हूँ उस्मान आपके पास। हमारे कानून एडवोकेट शगान एजाज साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। शगान साहब, अभी शुरू करने से पहले सेगमेंट अपने इंट्रो में मैंने एक बात कही थी कि लॉज का मौजूद होना, हुकूमत का उसके ऊपर अमल दरामद कराने से भी ज्यादा जरूरी एक पॉइंट ये है कि कंज्यूमर को पता हो कि उसके राइट्स क्या हैं। जब उसको पता ही नहीं होगा उसके राइट्स क्या हैं तो वो किस तरीके से फिर कोई अपील करेगा या अदालत जाएगा या अपने राइट्स के हवाले से जो है वो बात करेगा। मुझे बताएगा कि ये जो स्पेसिफिक वाकया उस्मान जुल्फकार साहब के साथ हुआ, अगर इस तरह की कोई चीज होती है तो आप प्लीज हमें बताइए कि हमारे क्या राइट्स हैं। एक चीज जो हमारा मजहब हमें इजाजत नहीं देता, हम नहीं खाना चाहते, हम जब बाहर जाते हैं तब भी ढूंढ कर हलाल चीजें जो हैं वो उनका इस्तेमाल करते हैं और उनको खरीदने की कोशिश करते हैं। हमारे यहाँ पर जहां पर बिल्कुल कोई इस चीज का हमारे दिमाग में कोई शक शुबा ही नहीं होता, हम उठाते हैं चीज इस्तेमाल कर लेते हैं, वहां पर इस तरह का क्राइम हो रहा है, तो हमारे राइट्स क्या हैं प्लीज जरा बताइएगा। देखिए, इसमें बिल्कुल कवानीन मौजूद हैं और इसमें देखें ये तो वैसे तो पंजाब फूड अथॉरिटी को इंस्पेक्ट करना चाहिए, वो सामान भी सीज करना चाहिए और प्रेमिसेस को भी सील कर सकती है और इसकी पहले भी मिसाल जो है मिलती है। इसके अलावा हलाल फूड एक्ट मौजूद है, हलाल फूड अथॉरिटी मौजूद है
ये सारी जो चीजें इनको ज़ाहिर है ज़्यादा फाल बनाने की ज़रूरत है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है जो कंज्यूमर के लिए है, लेकिन कंज्यूमर का जो राइट है, अगर हम स्पेसिफिकली देखें, जो गवर्नमेंट का काम है वो तो ये कि वो उन अशिया को सीज किया जा सकता है, प्रेमिसेस को सील किया जा सकता है। सही। लेकिन जहां तक कंज्यूमर की बात है तो कंज्यूमर जो है वो यहाँ पे बिल्कुल कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत, ये जिस तरह प्रोडक्ट की बात हो रही है, अगर किसी भी स्टोर में या किसी भी जगह पे कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो कि हराम है और वो उसको सेल किया जा रहा है तो वो बिल्कुल गलत है, इलीगल है। और देखें, ये जो चीज है, जिस तरह जो बात से मुझे समझ आया इनका, कि वो एक डिसेप्टिव तरीके से अगर सेल किया जाता है, मिसरिप्रेजेंट करके किया जाता है, वो भी गलत है, या अगर उसकी इनएडुकेट वार्निंग है वो भी गलत है। और अगर देखें जो नहीं शिगान, मुझे ये बताइएगा कि ये चीज हमारे यहाँ एक इस्लामी मुल्क है, यहाँ पर लोग ये चीज इस्तेमाल नहीं करना चाहते, ये यहाँ पर इन शेल्फ्स में, इन स्टोर्स के शेल्फ्स में पहुंची कैसे? यकीनन उससे पहले भी बहुत सारे प्रोसीजर्स होंगे ना जिनको फॉलो करना पड़ता है। हमारे यहाँ क्या इस तरह की चीज इंपोर्ट करने की इजाजत है? जी नहीं, बिल्कुल। ये देखें, ये जो इस तरह के प्रोडक्ट्स हैं, ये इंपोर्ट भी स्पेशल तरीके से किए। जिस तरह हम अल्कोहल की बात करते हैं, अल्कोहल की जो है वो किसी रेस्टोरेंट से मिले तो आप रेस्टोरेंट सील कर देते हैं, आप वहां, इसी तरह ये जिस तरह अल्कोहल है वो आप दे सकते हैं उन लोगों को जिनके पास परमिट होता है। तो जो पोर्क की बात करते हैं हम, या किसी ऐसी चीज की बात करते हैं जो हराम है, अगर उसको भी करना है तो वो स्पेशल परमिशन के साथ इंपोर्ट हो सकती है उन लोगों के लिए जो कि फॉरेनर्स हैं, जिनको ये अलाउड हो, वरना ये आम प्रोसेस से ना इंपोर्ट हो सकती है। जिस तरह ये जार्स में जो मेरी परसेप्शन है, ये अगर कोई प्रोडक्ट इस तरह आया है तो वो बिल्कुल गलत है, इलीगल है, और उसके ऊपर बिल्कुल स्टेट जो है एक्शन ले सकती है। और उससे बड़ी चीज ये कि आपने उसको तमाम बाकी चीजों के साथ शेल्फ में रखा हुआ है, उसके लिए कोई अलग से जगह भी नहीं बनाई गई। देखिए, मैं जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की बात करता है वहां पे बिल्कुल वाज़ेह तौर पे लिखा है कि अगर कोई चीज डिसेप्टिव तरीके से मिसरिप्रेजेंट करके सेल की जाती है तो वो बिल्कुल इलीगल है और उसमें ये एक्शन मौजूद है। इसी तरह जो कंज्यूमर है, अगर उसे किसी प्रोडक्ट के किसी डिफेक्ट की, इसको हम डिफेक्ट के जुमरे में बिल्कुल ला सकते हैं, एडुकेट वार्निंग नहीं दी जाती। देखें, अगर ये प्रोडक्ट 10 प्रोडक्ट्स पड़े हैं जो हलाल हैं और उनके बीच में ये एक प्रोडक्ट पड़ा है जिसमें ऐसे इंग्रेडिएंट हैं जो हलाल नहीं है, बिल्कुल। अच्छा, मुझे शिगान क्विकली बता दीजिएगा, टाइम मेरे पास कम है। शिगान, मुझे ये बताइएगा कि डैमेजेस के हवाले से फिर इसके ऊपर क्या लॉज है हमारे यहाँ, कि अगर इस तरह की कोई चीज होती है, कोई इफेक्ट होता है इससे, तो फिर जी। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर सबसे बेहतर कंज्यूमर को जो प्रोटेक्शन दी है कि उस मुकदमे का फैसला 6 माह के अंदर होना होता है समन रिसीव होने के बाद। और दूसरी चीज, इसमें डैमेजेस लिखे हैं, कोर्ट खुद डिटरमिन कर सकती है कि लॉस कितना है। 100,000 का लफ्ज लिखा है, लेकिन 100,000 से ज्यादा डैमेजेस जो है उसमें ये भी प्रोविजन मौजूद है, कोर्ट असेस करके डैमेजेस अवार्ड कर सकती है, और 2 years की इम्प्रिजनमेंट भी मौजूद है। ठीक है, बहुत शुक्रिया शिगान। 2 years की इम्प्रिजनमेंट मौजूद है। उस्मान, मैं एक बार फिर से आपकी तरफ आना चाहूंगी, ये अभी जो केस चल रहा है, आपने इनके खिलाफ केस किया हुआ है कंज्यूमर कोर्ट में, तो उसकी क्या अपडेट है, कहां तक पहुंचा वो? मेरा कंज्यूमर केस में, कंज्यूमर कोर्ट में बेसिकली इनके साथ केस हुआ है, लेकिन इस वक्त क्योंकि कोरोना के हालात चल रहे हैं तो उसकी वजह से क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को बेसिकली टेंड कर रहे हैं, तो उस हवाले से वो जरा एक बैकबर्नर पे बात गई हुई है। लेकिन ऑन द अदर हैंड इनकी तरफ से जो रिस्पॉन्स है, इंस्टेड ऑफ एडमिटिंग अपना मिस्टेक कंफेस करना, वो आगे मुझे इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटीज के थ्रू नोटिस भिजवाए हुए डेफेमेशन के, जिसपे मुझे अगेन प्रोसीडिंग है, मेरी परसों मैंने जाना है इनकी नोटिस। तो ठीक है, बहुत शुक्रिया। उस्मान जुल्फिकार साहब हमारे साथ मौजूद थे, और उस्मान जुल्फिकार ने एक बहुत ही जिम्मेदार शहरी होने का जो है वो सबूत दिया है और एक सोशल एक्टिविस्ट के तौर पे हमारे सामने आए हैं। शिगान, आपका भी बहुत शुक्रिया। उस्मान ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो है वो हाईलाइट किया। ऑब्वियसली उनके साथ एक एक्सपीरियंस था, लेकिन हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो अपने साथ एक्सपीरियंस होने के बाद खामोश हो जाते हैं, डर के खामोश हो जाते हैं और बहुत सारी वजूहात की बिना पर, लेकिन वो सामने आए हैं और उन्होंने ये फैसला किया है कि वो पाकिस्तान के जो कंज्यूमर्स हैं या लोग हैं या आवाम हैं, उनके राइट के लिए, इस राइट के लिए कि जो चीज आपके मजहब में हराम करार दी गई है वो अगर खिलाई जा रही है उनको अंधेरे में रखते हुए, उसके खिलाफ जो है वो फाइट करेंगे। तो हमें उस्मान की जो कोशिशें हैं उनको भी यकीनन अप्रिशिएट करना चाहिए। छोटा सा हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, साथ रहिए।
कोरोना से मुतासर मरीजों की तादाद बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है। अमवात की शरह बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और कराची में खुसूसी तौर पर तशवीश इसलिए बहुत ज़्यादा है कि जो पूरे मुल्क में कोरोना के मरीज हैं उनका तकरीबन 34% कराची के अंदर है। पहले दिन से फरवरी के महीने से हाथ जोड़ कर अपीलें कर रहे थे कि हमारे पास सहूलतें नाकाफी हैं, और दूसरी तरफ जिन सहूलतों को हमें पता था कि नाकाफी होंगी उनमें बढ़ाना है, लेकिन हमारी सिंध की हुकूमत ने उसके लिए जो किया वो इस वक्त हमारे सामने आ रहा है। कोरोना के फैलाव को रोका नहीं जा सकता। हुकूमत कोरोना के फैलाव की रोकथाम में मुकम्मल नाकाम दिखाई दे रही है और बचाव के लिए अवाम ही को जिम्मेदारी का मुजाहरा करना पड़ेगा, ये कहना है जी हुकूमत का। कोरोना से मुतासरीन के हलाकतों में हर गुजरते दिन के साथ इजाफा हो रहा है। इस वायरस से अवाम और अवामी नुमाइंदगान कोई भी महफूज नहीं है। आज भी 2 MPs जो हैं वो कोरोना वायरस के बाइस इंतकाल कर गए हैं। PTI के रुकने असम्बली मियां जमशेद और नून लीग के रुकने पंजाब असम्बली शौकत चीमा साहब जो हैं वो कोरोना के बाइस आज इंतकाल कर गए हैं। गुज़श्ता रोज भी सिंध असम्बली के एक रुकन और पीपल्स पार्टी के रहनुमा गुलाम मुर्तजा बलोच जो हैं वो कोरोना वबा का निशाना बने। अब ना तो हुकूमत और ना ही ऑपोजिशन इस वबा से महफूज है, लेकिन आज कराची में डॉक्टर्स ने हुकूमत को इस तमाम सूरत हाल का जिम्मेदार करार दे दिया है और डॉक्टर्स की तरफ से यह भी इल्जाम आयद किया गया है कि हुकूमत की नाअहली को डॉक्टर्स अब भुगत रहे हैं। आज पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन, यंग डॉक्टर एसोसिएशन और दुआ फाउंडेशन के अरकान ने कराची में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें सिंध हुकूमत से साफ तौर पर यह मुतालबा किया गया है कि सिंध में फौरी तौर पर हेल्थ इमरजेंसी का जो है वो निफाज किया जाए। अब तक शुरू दिन से ही सिंध इस वायरस से सबसे ज्यादा मुतासर है, जबकि कराची इस वबा का मरकज बन चुका है। इस वक्त जहां पूरे पाकिस्तान में 80,000 से ज्यादा मुतासरीन हैं, वहां सिर्फ कराची में 34% मुतासरीन सामने आए हैं। 26,000 से ज्यादा कोरोना मुतासरीन इस वक्त सिर्फ कराची में मौजूद हैं, जिससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि कराची में कितनी सीरियस सूरत हाल है। और इसी पर डॉक्टर्स की तशवीश भी हमारे सामने है। डॉक्टर्स को किस तरह के चैलेंजेस का सामना है इस वक्त करना पड़ा है और अस्पतालों में इस वक्त क्या सूरत हाल है, इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन के तर्जुमान डॉक्टर काशिफ शाजली साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर साहब, शुरू दिन से ही आप लोगों के कंसर्न्स हैं, आप लोग कहते आए कि आप लोगों को जो सहूलियात हैं वो पूरे तरीके से मिलनी चाहिए। अब सूरत हाल हम देख रहे हैं कि और संजीदा जो है वो होती जा रही है। ऑब्वियसली आपके लिए भी चैलेंजेस जो हैं वो बढ़ गए होंगे। अभी आपने जो एक हेल्थ इमरजेंसी नाफिज करने के हवाले से कहा, वैसे तो हम सारे इमरजेंसी की हालत में इस वक्त, लेकिन स्पेसिफिकली ऑफिशियली अगर इस हेल्थ इमरजेंसी को नाफिज किया जाएगा तो आपके लिए जो है वो कितनी आसानी पैदा हो जाएगी। और ये मुतालबा जो आपने किया है, तो अगर इसको लगा भी दिया जाता है तो इसमें ऐसे कौन से इकदाम आपकी तरफ से आप मुतालबा कर रहे हैं कि उठाए जाएं जिससे आप लोगों को भी फायदा और ऑब्वियसली फिर मरीज भी जो हैं उनके लिए भी बेहतरी आए। जी, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे ऑनलाइन लिया है। पहली बात तो ये है कि जो हमारा मुतालबा है वो सादा है और बहुत वाज़ेह है कि हम तमाम इंसानों की जान बचाना चाहते हैं। हमारा मुतालबा कोई अनोखा नहीं है। दुनिया का वाहिद शोबा शायद ये है जिसके अंदर चपड़ासी से लेकर और पैरामेडिकल स्टाफ से लेकर डॉक्टर और कंसल्टेंट तक, जूनियर कंसल्टेंट, हाउस ऑफिसर, सबका एक ही काम है और इंसानी जान की हिफाजत है। लिहाजा हमारा मुतालबा बहुत सादा सीधा है कि हमें ये जानें बचाने दी जाएं और उसके लिए जो साजो सामान और जो इक्विपमेंट और जो सहूलियात चाहिए वो हमें फराहम की जाएं। और ये लाजमी बात है, हुकूमत की जिम्मेदारी है, चाहे वो सूबाई हुकूमत हो चाहे वफाकी हुकूमत हो, कि वो अपने AC रूम से निकलकर अवामी हस्पतालों में आएँ, बल्कि प्राइवेट अस्पतालों में भी आएँ। जहाँ जहाँ उनको नज़र आता है कि कोरोना के मरीजों का इलाज हो सकता है वहाँ आएँ, तो देखें, तो अवामी नुमाइंदे पहुँचें, वज़ीर आज़म साहब दौरा करें कराची का, सिंध का दौरा करें और वज़ीर आला साहब आइए और गवर्नर साहब आएँ और तमाम जो अरकान MNAs और MPs हैं वो निकलिए। जिस तरह इलेक्शन से पहले निकलते हैं आप, अब निकल के आइए, अस्पतालों का दौरा कीजिए, हमें अकेला ना छोड़ें, अवाम भी हमें अकेला ना छोड़े। हम सिर्फ अकेले लड़ने के लिए नहीं हैं, हम आपकी जानों की हिफाजत के लिए हैं। हमें अपना भाई समझें, अपनी बहन समझें, हमारी भी फैमिलीज हैं। हमारे सादा मुतालबा है, हम सबकी जान बचाना चाहते हैं, हम हुक्मरानों की भी जान बचाना चाहते हैं। हम कोई अनोखा मुतालबा नहीं है। जो सहूलतें पूरी दुनिया में एडिक्वेट फराहम की जाती हैं हॉस्पिटल्स में, वो आप पेशेंट की जो आबादी के तनासुब से और मरीजों के हिसाब से आप हमें फराहम कर दीजिए। अगर कोई डॉक्टर काम करने से इनकार करे उसको आप निकाल दीजिए जॉब से। कौन से डॉक्टर ने अभी इनकार किया है? चाहे यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन हो,
चाहे वो सीनियर कंसल्टेंट हो, जूनियर कंसल्टेंट हो। हमारे जितने डॉक्टर्स हैं पैरामेडिकल, खास तौर पे पैरामेडिकल स्टाफ को हम लोग भूल जाते हैं, वो अव्वलीन, वो फ्रंट लाइनर्स हमसे भी आगे खड़े हुए हैं। और आप यकीन करें, उनको देखकर आज भी मैं कोविड वार्ड के अंदर कुछ करने गया, कुछ प्रोसीजर करने गया, मुझे तरस आ रहा था उनके ऊपर। पूरा ठीक है डॉक्टर साहब, डॉक्टर कासिफ साहब बहुत शुक्रिया। यकीनन बहुत बुरी सूरत हाल है और जिस तरीके से अगर आप बता रहे हैं, दूसरी तरफ हुकूमत का एक मौक़िफ़ है जो ये कहते हैं कि सहूलियात की बिल्कुल कमी नहीं है, वेंटिलेटर्स भी मौजूद हैं, अस्पताल में भी इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं और जो कोरोना के लिए जगह स्पेसिफाई की गई हैं वहाँ पर भी जो है इंतजामात पूरे हैं। दूसरी तरफ डॉक्टर साहिबान का मौक़िफ़ है जो कि अब एक हेल्थ इमरजेंसी का मुतालबा कर रहे हैं, तो हुकूमत को यकीनन ठीक है अगर हम ये कहें या फिर अगर हमारी समझ में आता है जिस किस्म के इक़दाम हुकूमत की तरफ से उठाए जा रहे हैं कि जो है आवाम अपनी जिम्मेदारी पर अपना ख्याल जो है वो रखें, तो अगर आपने सोच लिया है, हर्ड इम्यूनिटी भी अगर आपके जहन में कहीं है तो फिर भी जो है वो एहतियात लाजिम है और जो मेडिकल का अमला फ्रंट लाइन पर हमारे लिए काम कर रहा है उनके लिए इकदाम उठाना यकीनन आपका फर्ज जो है वो बनता है। यहाँ पर भी सूरत हाल डॉक्टर्स की तो खराब है ही, दूसरी तरफ अमेरिका का इशू ऑब्वियसली हम जरूर यहाँ पर प्रोग्राम में इसके हवाले से डिस्कस करना चाहेंगे क्योंकि वहाँ पर जो सूरत हाल है उसको खराब हुए तकरीबन 8 दिन बीत चुके हैं और सियाफाम अमरीकी जॉर्ज फ्लॉयड जो है वो पुलिस की हलाकत में आज 8वां रोज है। मुल्क में सियाफाम अफराद के साथ पुलिस के इम्तियाजी रवैये के खिलाफ जो है अमेरिका में काफी मुजाहरे किए जा रहे हैं, उसी के हवाले से बात करेंगे। और अब जी सूरत हाल अमेरिका में कुछ इस तरह से है कि ये एक बड़ी तहरीक की सूरत अख्तियार कर चुके हैं ये मुजाहरे, जहां पर एक तरफ ट्रंप के हामी हैं जो कि मेगा यानी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के नारे लगाते हैं और दूसरी जानिब हम देखते हैं कि ट्रंप हुकूमत को हटाने के लिए मुजाहरों का दायरा जो है वो कई शहरों तक फैल चुका है। इन मुजाहरों में पुरतशद्दुद वाक़यात के बाद तकरीबन 40 शहरों में जो है वो कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है, ताहम मुतादिद शहरों में मुजाहिरीन कर्फ्यू के बावजूद बाहर निकले हैं। इसके अलावा जॉर्ज फ्लॉयड के आबाई शहर ह्यूस्टन में आज इनके घर वालों के साथ एक पुरअमन मार्च का एहतमाम किया गया है जिसमें हजारों मुजाहिरीन की शमूलियत मुतवक्के है। बात अब अमेरिका तक ही नहीं रही बल्कि अमेरिका के अलावा यूरोप के बहुत सारे मुमालिक हैं, पेरिस है, लंदन है, जहां पर जॉर्ज फ्लॉयड की हलाकत और अमेरिका में पुलिस के हाथों सियाफाम अफराद के साथ जो नस्ली इम्तियाज किया जाता है उस पर मबनी जो जुल्म है उसके खिलाफ मुजाहरे किए गए हैं और आने वाले दिनों में ये मुजाहरे जो हैं वो बरतानिया में भी होने का खदशा है। ऑस्ट्रेलिया तक भी कहा जा रहा है कि मुजाहरों का सिलसिला शुरू हो चुका है। अमेरिका में मुनज़्ज़म नस्ल परस्ती कई नस्लों से जारी है और इसकी एक वसी तारीख है। दुनिया भर में ये भी देखा था कि इसी अमेरिका में बराक ओबामा 2 बार सदर भी बने, लेकिन अब सदर ट्रंप के आने के बाद अवाम में नफरत में इजाफा हुआ है और नस्ली फसादात में खतरनाक हद तक ये इजाफा जो है वो अमेरिका के लिए एक बड़ा खतरा बन के उभरा है। जॉर्ज फ्लॉयड की हलाकत ने चिंगारी को और हवा दी है और अब अमेरिका इस आग में जल रहा है। सदर ट्रंप का मुस्तकबिल अब क्या होगा और अमेरिका में उठने वाली ये तहरीक अब कहां तक जा सकती है, इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है वॉइस ऑफ अमेरिका से ताल्लुक रखने वाले सीनियर सहाफी असद हसन साहब जो अमेरिका में ही मौजूद है और इस तमाम सूरत हाल को इंतहाई करीब से देख रहे हैं। असद हसन साहब, जो मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, जो फुटेजेस हम देख रहे हैं, जो तमाम चीजें सामने, उससे तो बहुत ही खौफनाक किस्म का एक मंजर जो है वो हमारे सामने आता है। मुझे बताइएगा कि असल सूरत हाल है क्या और कितनी मुनज़्ज़म दिखाई दे रही है आपको ये तहरीक? अभी खैर इसको तहरीक है उस अंदाज से कहना तो शायद दुरुस्त नहीं है, लेकिन ऑफकोर्स राइट्स की बात है। बहुत मुनज़्ज़म इस सेंस में अब है कि पिछले 24 घंटों में आपने कोई बड़े जो है वो वायलेंस नहीं देखा है। इसके बावजूद कि कर्फ्यू था, कर्फ्यू की खिलाफ वर्जी जरूर हुई है वाशिंगटन में, न्यूयॉर्क के अंदर, बाकी कई रियासतों और शहरों के अंदर, लेकिन लोग मुनज़्ज़म अंदाज में हैं और हत्ता कि क्राउड के अपने अंदर से भी अगर कुछ लोग वायलेंस या ऐसी कोई शक्ल इख्तियार करती हुई नजर आती है तो वो लोग खुद उसको पकड़ के पुलिस के हवाले करते हैं। जहाँ पे एक तरफ तकलीफ दे मनाजिर हैं लूट मार के, प्लंडरिंग के, गुज़श्ता शाम न्यूयॉर्क में भी बाज़ इलाकों में, बाज़ पॉकेट्स के अंदर ये कुछ देखने में आया है। दूसरी तरफ ये भी है कि नेशनल गार्ड के साथ हाई फाई करते हुए प्रोटेस्टर्स नजर आते हैं। दूसरी तरफ ये भी है कि पुलिस ऑफिसर्स उनके साथ इजहार यकजहती कर रहे हैं। जॉर्ज फ्लॉयड के ऑनर में लोग अगर अपने घुटनों के बल झुकते हैं तो पुलिस ऑफिसर्स भी उसी तरह से झुक रहे हैं, उनको ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं।
दूसरी तरफ ये भी है कि जो मार्क एस्पर हैं, जो अमेरिका के वजीर दिफा हैं, वो अपने आप को डिस्टेंस करते हैं कि फौज नहीं तलब कर सकते हैं। वो रेसिज्म के ऊपर बात करते हैं, वो कहते हैं कि अनफॉर्चुनेटली ये इसको है और हमें इसको पहले इसका एतराफ़ करना है, फिर इससे मिल के निमटना है और फिर इसको खत्म करना है। अच्छा असद, मुझे ये बताइएगा कि ये लूटर्स जो है इनकी कितनी बड़ी तादाद है? इनको खास तौर पर सदर ट्रंप ने एक तो तनकीद का निशाना बनाया है, फिर वो ये कह रहे हैं कि इस तरह के लोगों के साथ मुज़ाकरात नहीं हो सकते, फिर उन्होंने मीडिया से काफी खौफ दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि मीडिया का जो बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई है उनको मीडिया का रवैया देखकर, जो वो लूटर्स को तो बिल्कुल ही साफ तौर पर नजरअंदाज कर रहा है। तो ये जो फैक्टर है ये कितना है वहां पर? देखिए, लूटर्स को तो खैर कोई भी पसंद नहीं करता, इवन मेजॉरिटी ऑफ प्रोटेस्टर्स पसंद नहीं करते। इस वक्त जो राइटर्स का और इप्सोस का एक सर्वे, ताज़ा तरीन सर्वे आया है, उसके मुताबिक 64% अमरीकी इन मुजाहिरों की हिमायत करते हैं और 55% अमरीकी ये समझते हैं कि वो सदर डोनाल्ड ट्रंप ने प्रॉपर इसको हैंडल नहीं किया है। तो जो लूट मार है, जो प्लंडरिंग है, जो वायलेंस है, अमेरिका एक ज़ाहिर जमहूरी मुल्क है, इस जमहूरियत के अंदर मुजाहिरे भी उसका हुस्न रहा करते हैं और उनको मालूम होता है आमतौर पे कि उन्होंने अपनी लाइन, अपनी हदूद क्रॉस नहीं करनी है। एक इश्तियाल है, एक गुस्सा है, उसके पीछे जैसे आपने अपने इब्तिदाइये में कहा पुरानी एक तारीख है, वो रिफ्लेक्ट होती है। दिस इज अनफॉर्चुनेट, लेकिन कोई उसको इनकरेज नहीं करता। अच्छा असद, ऑब्वियसली इलेक्शन का साल है, इलेक्शन बहुत करीब है, इसको एक सियासी रंग देने की भी कोशिश जो है वो की जा रही है। सदर ट्रंप ने जिस तरीके से कोरोना को डील किया, उसके बाद अब ये जो तमाम मामला उठा हुआ है, तो क्या चांसेस लग रहे हैं, क्या नुकसान हुआ है सदर ट्रंप को? क्या माना जा रहा है अमेरिका में? अगर एक बार फिर सर्वेज ये कहेंगे कि हैंडलिंग दुरुस्त नहीं हुई है, सर्वेज अगर ये कहेंगे कि कोरोना की हैंडलिंग नहीं हुई है, तो ऑफ कोर्स इसका नुकसान है। लेकिन दूसरी तरफ अगर उसकी एंड रिजल्ट में जैसे कोरोना विक्टिम्स के लिए रिलीफ पैकेज है तो उसका एडवांटेज है। ये बातें जो है ना, ये इलेक्शन के करीब आके आमतौर पर रिफ्लेक्ट होती हैं, लेकिन जाहिरी तौर पर ऑफ कोर्स व्हाइट हाउस के लिए, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के लिए ये अच्छे साइंस नहीं है कि मुल्क में एक बहरान है और उसके साथ ही एक दूसरा उससे भी बड़ा बहरान सामने आ गया है और अभी ये मालूम नहीं है कि ये बहरान पहले बहरान को कितनी हवा देगा, यानी कोरोना का, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल रवा नहीं रखी जा सकती है। काफी मसाइल हैं, इश्यूज। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया असद हसन साहब ने हमें वॉइस ऑफ अमेरिका से ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया आपका। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर खत्म होता है। आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। ख्याल रखिए अपना, अल्लाह हाफ़िज़।